आज हमारे चैनल ग्राउंड रियलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर श्री पृथ्वीराज कुमार जी, जो 77 बैच को बिलोंग करते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस, वो हमारे साथ शामिल हैं। हम आज बात करेंगे आपके साथ दी वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि इंडिया में जो इंडिया की गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग है, जैसे कि हमारी फैमिली में होता है, जो समाज में होता है, या किसी भी संस्था में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जैसे सिस्टम के मुताबिक काम करता है, कोई कन्वेंशन होती है, इसी तरह देश को चलाने के लिए भी एक संविधान बना है। बहुत सारे कुछ ऐसे काम हैं जो कि संविधान के मुताबिक नहीं हो रहे, और बहुत सारे लोगों ने इस बात की चिंता भी व्यक्त की है कि कुछ सालों से हमारे देश का जो शासन है वो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा और संविधान की वायलेशन हो रही है। उसके बारे में हम उनका जो गहन तजर्बा है, जो उनकी स्टडी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संविधान का जो प्रियम्बल है, संविधान के प्रियम्बल को पढ़ ले तो संविधान के पूरे उसकी एक रूपरेखा हमको प्रियम्बल में मिलती है। इसके बारे में आपके जो विचार जानना चाहते हैं कि ये जो संविधान का प्रियम्बल बना है वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओंकारनाथ जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। संविधान का जो विषय आपने चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आज की परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ संविधान को लेके तरह तरह की चर्चाएं उठ रही हैं। और अपने बात प्रियम्बल से शुरू की है। प्रियम्बल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने देखना है तो शुरू तो प्रियम्बल से ही होता है। तो वो जो 17 अक्टूबर 1949 की डेट है, जब ये प्रियम्बल का एक मोशन पास आता है, बाबा साहब लेके आते हैं मोशन कि नाउ आई प्रेजेंट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर चर्चा होती है। तो वो जो प्रियम्बल थी उसमें यही था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड। तो उसमें ये तीन शब्द जो थे, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, रिपब्लिक, ये थे कि ये जो बनाएंगे। उसके बाद फर्दर जस्टिस है, उसमें इक्वलिटी है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें उसमें है। तो उसमें एक अमेंडमेंट मूव होती है, अमेंडमेंट मूव की जाती है कि नहीं जी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको यहाँ से स्टार्ट करिए, इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब उसके ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होता है, मूव होता है, डिबेट होती है उसके ऊपर। डिबेट के बाद बाबा साहब उसके ऊपर कहते हैं कि देखिए प्रियम्बल का मतलब क्या है। प्रियम्बल आपको ये बताता है कि ये संविधान जो है इसका सोर्स क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान ने जाना किधर है, लोगों को यहाँ कंट्री को लेके किधर जाना है। जो ये प्रियम्बल है ये उसकी एक तरह से आत्मा है, ये उसका बेसिक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर है, ये एक पिलर है जिसके ऊपर संविधान खड़ा है। अब इसमें सोर्स क्या है, संविधान का सोर्स क्या है, तो उन्होंने बोला कि संविधान का सोर्स है लोग, और सॉवरेंटी का सोर्स क्या है, वो है लोग। तो देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर चेंजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल, जो कि हमने कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो आप कह रहे हो कि इन द नेम ऑफ गॉड, कि नहीं, नेम ऑफ गॉड की बात इसमें है ही नहीं, ये लोगों का बात है। लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन होता है, लोगों के लिए ही है और लोगों का है ये। तो इसलिए जो इसका उद्देश्य है वो प्रियम्बल में हमने ऑलरेडी डाला है, इसके ऊपर कोई इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो रूह है, जो आत्मा है, जो इसेंस है, वो कहाँ है, वो प्रियम्बल में, वो प्रियम्बल पे जाती है। देन प्रियम्बल इज एक्सेप्टेड एंड इट इज एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ द कंट्री। मैं इसके साथ एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये कहा जाता है कि प्रियम्बल कंटेन्स दी गाइडिंग प्रिंसिपल, बेसिकली प्रियम्बल एक्ट्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स for the government, for the policy maker, for the bureaucrats. Yes. So in this way, what you have to say about this, how this is functioning practically? बिल्कुल ठीक है, ये आपने जो कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये सूरज की तरह से है। प्रियम्बल इज लाइक ए सन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी रेज से आगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जा रहे हैं, वो रेज यहाँ से निकलती हैं, आगे वो जाके उसकी लाइट कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रवेश करना है तो प्रियम्बल में होके जाइएगा। कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपको कहीं डाउट होगा तो यू कम बैक टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको गाइड करेगी
कि जो इसमें है ये इसके अनुसार है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अचीव होने हैं वो भी प्रेम्बल बताती है कि अल्टीमेट एम कॉन्स्टिट्यूशन का ये है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है और ये कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है। ये जो एक देश अभी जो बना है ये इसमें जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फॉर ऑल, फिर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, देन अल्टीमेटली द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। You have also made a mention of amendment in the constitution which was held in 1976. Now in the 1976 two words were added. Apart from India being a democratic republic and sovereign, two words were added that India will also be a secular country and socialist country. Now there is a controversy about the inclusion of the word secular. Why was this word secular included in the year 1976? What is the rationale of inclusion of this word? 1976 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में ये वर्ड्स आते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक क्लास में इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये तीन वर्ड इसमें जोड़े जाते हैं। क्या 97 से पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी स्पिरिट में सेकुलरिज्म नहीं था, सोशलिज्म नहीं था उसमें, तो ये इसका तो खैर वो उस समय के जो हालात थे, जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें ये शब्द, उसमें जाएंगे तो थोड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। जब ये देखो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब भी कोई बात होगी, इसके किसी भी प्रोविजन की या प्रीएम्बल की या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल की, उसके ऊपर डिबेट होगी कि क्या था क्या नहीं था, विल हैव टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई हैं उन डिबेट्स में जाना पड़ता है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल, एक एक सेंटेंस जो है आफ्टर लॉन्ग एंड डीप डिस्कशन एंड डिबेट वो बना है। तो उसमें ये वर्ड जो था सेकुलर, इसके ऊपर भी डिबेट हुई थी, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसके ऊपर भी डिबेट हुई थी। बल्कि जब ये एक अमेंडमेंट इसमें मूव होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है उसमें वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर ये ऐड करना चाहिए, तो बाबा साहब ने उसमें कहा, देखो अच्छा बाबा साहब की आपको एक चीज़ शायद दर्शकों को इतना पता भी होगा, कहीं को कहीं नहीं पता होगा, कि जब इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, जो पहला ही आर्टिकल पहला ही था इसके ऊपर ही चर्चा हो रही थी, इसी में मैं शुरू हो गया था कि ये सोशलिस्ट आना चाहिए या ये आना दूसरा शब्द आना चाहिए, सेकुलर नहीं आना चाहिए। तो बाबा साहब उसकी जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उन्होंने उसको बता दिया कि इसमें सेकुलर का क्या मतलब है और सोशलिस्ट का क्या मतलब है। तो उसके बाद जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो डिप्टी चेयरमैन थे, ही वाज चेयरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो तब उन्होंने एक डिसीजन दिया था। डिसीजन ये था कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल पे जितनी मर्जी डिबेट कर लीजिए, करिए, जी भर के करिए, लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन देंगे वो डॉक्टर अम्बेडकर देंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी बात पूरी कर लेंगे उसके बाद कोई डिबेट नहीं होगी। द वर्ड ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इज द फाइनल वर्ड। Okay. This is the significance, importance of Dr. Baba Saheb Ambedkar as the who is revered as a father of the Constitution, because his word was ultimate, and it is written there in the Constitution debates. उसके अंदर लिखा हुआ है, डिसीजन है ये इसके ऊपर। तो उसमें अब इसका पर्टिकुलर जो मैं आपको इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें वर्ड खास करके ये जो आपने कहा है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है प्रोफेसर केटी शाह थे, मेंबर थे, हाँ जी, ठीक है ना। उन्होंने इसमें ये अमेंडमेंट लेके आया कि इसमें ये वर्ड इस्तेमाल करिए, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और ये इंटीग्रिटी वाला। इसके ऊपर बाबा साहब अल्टीमेट वो कहते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं अच्छी तरह से, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आइए, देखिए क्या कहता है। फंडामेंटल राइट आप देखते हो, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर और क्रीड, all are to be treated equally, irrespective of the religious and other denominations, all are one. What is secularism? Secularism means there is nobody is religious, nobody is irreligious, और the constitution is not anti-religious. ना ये धर्म के पक्ष में है, ना धर्म के खिलाफ है, ना ही ये बिल्कुल अधर्म के ये है, लेकिन इसके लिए सब बराबर है। एक तो फंडामेंटल राइट्स देखिए, फिर जब आप कह रहे हो कि इसमें एक वर्ड सोशलिस्ट ऐड करिए, तो फिर बाबा साहब कहते हैं आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये सारे
सोशलिज्म के ऊपर ही है। सोशलिज्म के ऊपर। सारी जो प्रॉपर्टी है, सारी जो वेल्थ है हमारे कंट्री की जो है, इट्स ए कॉमन है। और इसमें ये डायरेक्टिव जो है दिए गए हैं स्टेट्स को कि आपकी गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें हम ले डाउन करते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबकी पॉवर्टी एलिवेशन का आप काम करेंगे, किसी धर्म का कोई पक्षपात नहीं होगा। तो सब जो है ये डायरेक्टिव है आपकी गवर्नेंस के लिए। जो भी आपने रूल कानून कायदे बनाने हैं ये लोगों के लिए बनाने हैं और लोगों की उन्नति के लिए और देश को एक रखने के लिए ही बनाने हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दे कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। तो बाबा साहब ने कहा देयर इज नो नीड फॉर एडिंग द वर्ड सोशलिस्ट। सिमिलरली द सेकुलर, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सेकुलर। बाबा साहब पढ़िए आप कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कहाँ लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं है? आप वो बताइए मेरे को। आप पढ़ेंगे पूरा फंडामेंटल राइट से लेके आगे तक भी ले जाइए जिसमें, तो आपको मिलेगा कि ये पूरा सेक्ट। और उसमें फिर जब आगे इनके जो आर्टिकल 25 से लेके 29 तक आप देखिए फंडामेंटल राइट्स में, 25 to 29 रिलीजन के वो रिलीजन के बारे में बात करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। रिलीजन के बारे में कि जो रिलीजन जो है सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता क्या है। कहता है, बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर रीजन का यहाँ कोई फेवरेटिज्म की बात ही नहीं है, हाँ जी। ठीक है। और गवर्नमेंट के फंड से, पब्लिक फंड से कोई भी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो कि एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर रीजन के पक्ष में जाएगा। नो, वो सब के लिए बराबर ही होगा उसके लिए। तो ये स्पिरिट ऑफ द सेक्युलरिज्म इज ऑलरेडी इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म रादर द सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन का है। हाँ, तो इसलिए इसी- ऐड नहीं करने की जरूरत नहीं थी, ओके। लेकिन ये हुआ है। तो ये उस समय के जो हालात थे आप उसके बारे में जानते हैं सब लोग कि क्यों ये ऐड किया गया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक जो आपने जो बताया कि जैसे कि पाकिस्तान है, जब बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनका ऑफिशियल रिलीजन, उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है। इंडिया का स्टेट रिलीजन कोई नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज ए सेकुलर कंट्री। नो, बिकॉज के रिसेंटली देयर इज अ टॉक ऑफ मेकिंग इंडिया एज ए हिंदू राष्ट्र। नो, देयर इज अ डिबेट going on in the country. Can India afford to be a religious country? आप देखिए, हाँ, इंडिया की जो हमारा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है आप उसको लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये जो शब्द के हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि ये जो अब ये हिंदुत्व की भी बात होती है, हिंदू की भी बात होती है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो लोग ही इसकी बात करते हैं। लेकिन जब आप इतिहास में जाते हो, हमारे जितने भी होली बुक्स हैं, हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। ना वेद में है, ना उपनिषद में है, ना पुराणों में है, ना हमारे जो रामायण है, गीता है, महाभारत है, इनमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं। जब हम कहते हैं हिंदू धर्म, जब इनमें है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, तो हम हिंदू धर्म कहाँ से मानते? एक तो बात ये है। दूसरा, जब हिस्टोरियन जो है वो तो ये कह रहे हैं भाई देखिए जो हिंदू शब्द है ये जब इस्लाम इधर आया है, जो मुस्लिम लोग आए हैं उनके साथ हिंदू शब्द आया है ये। अब वैसे भी इतिहास में ये लिखा है कि वो जो उधर से लोग आए थे वो सिंधु रिवर जो था उसको ऐसा कहते हैं कि सिंधु को एस, उनका जो शब्द है सा की आवाज को वो हाँ में बोलते थे। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे सांप है तो वो हाँप बोलते थे, हाथ है साथ को हाथ बोलते थे। जैसे आपने हमारे भी देखा हो पंजाब में जब कई बोलते हैं ना पैसे, हम बोलते हैं पैहे, पैसे पैहे, मेरे पैहे दे, सा को हा हम बोलते थे। तो वहाँ से कहते ये सिंधु से हिंदू बन गया, सिंध को वो हिंद बोलते थे। तो फिर अल्टीमेटली बोला कि ये सिंध रिवर के इस पास के रहने वाले जो भी लोग हैं वो सारे सिंधु हैं, हिंदू हैं वो सारे, इस रिवर के इस तरह से कोई भी हो, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन का है वो सब सिंधु है। तो उनको इन्होंने हिंदू मान लिया कि ये हिंदू। अब उनका कल्चर और उनका धर्म की अब बात करिए आप, जो कहते हैं हिंदुत्व जो है, हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। भाई अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहली बात तो हिंदू शब्द के ऊपर आप डिबेट कर लीजिए पूरे सारा कि हिंदू शब्द आपको एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जब वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आता है 786 के आसपास, 713 के आसपास शायद कोई भी है, जब 8वीं सदी में आता है, वो 17-18 साल का लड़का बगदाद से चल के आता है, मुल्तान और सिंध के ऊपर वो कब्जा करता है।
वो क्यों आता है? क्योंकि उस समय जो अरब लोगों के जो इधर से सामान जाता था व्यापार का, वो सिंध से होके जाता था, उनको लूट लेते थे ये लोग। तो तब उन लोगों को उन्होंने कहीं उसके साथ जोड़ दिया होगा इसको। अच्छा, क्योंकि अपने इंडिया में जैसे कि आपको पता ही है कि कई धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, तो बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। तो इसीलिए मुझे जो समझ आती है आम लोगों को कि भाई सेकुलर शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कोई स्टेट धर्म नहीं है, नहीं होगा, तो इसलिए इन्होंने अपने इसको सेकुलर कंट्री बनाया। तो इसके आगे हम चर्चा को शुरू करते, और जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है। जैसे जुडिशरी अपना काम करती है, अगर एग्जेक्टिव अपनी सीमा को लांघती है, जहाँ उसकी वायलेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर एक चौथा पिलर है मीडिया का अपना रोल है, और लेजिस्लेचर का अपना रोल है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, एग्जेक्टिव का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है। फिर भी कभी कभी ये देखने को लगता है कि बहुत सारी चीजें जो संविधान की प्रोविजन है उसके मुताबिक नहीं चल रही हैं। तो इसलिए जो लोगों को ये एक फीलिंग आती है, एक डर की भावना पैदा हो जाती है, और जो मीडिया है वो भी अपना काम नहीं कर रहा है पूरा। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि लोगों में ये खदशा है, ये एक चिंता का विषय बन जाता है कि भाई ये वायलेशन जो है, जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, उसको रखना जरूरी है। इसके बारे में ये जो डर लोगों का है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये लोगों का डर बिल्कुल जायज़ है। ये जिस स्पिरिट से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जो इसका उद्देश्य है, जो इसका मंतव्य है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज उसको देखते हैं और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसमें वे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का कार्यान्वयन होना चाहिए था, इसको लागू करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात करता है कि ये पिलर हैं इसके, लेकिन आप जो प्रैक्टिकली ये भी देख रहे हैं, हमारे समाज में जो देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है, चारों अभी भी नजर आ रहा है। आप कास्ट अभी खत्म नहीं हुई है, अनटचेबिलिटी वाज रिमूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कास्ट की आप देख लीजिए, कास्ट के ऊपर हर रोज जो आपको दिखाई दे रहा है कास्ट के ऊपर। सरकारी तंत्र में भी ले लीजिए आप, कास्ट को लेके वो समस्याएं खड़ी होती हैं। और फिर ये जो हिंदू मुस्लिम का ये कम्युनल राइट्स, एक दूसरे के साथ तनातनी तनाव बना रहता है। जब भी देखो तब यही हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, और फिर बीच में ये पिछड़ा वर्ग एक आ जाता है, SC, ST, OBC। तो ये सारी चीज़ें, इनको जब आप देखते हो कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको कह रहा है कि वी आर वन नेशन वन पीपल, लेकिन ये आप क्यों नहीं इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स थे वो तो इसी तरफ लेके जाने जा रहे थे कि वन नेशन वन पीपल, वी आर वन पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट्स और एमनेट्स फ्रॉम द पीपल, इट इज़ मेंट फॉर द पीपल। लेकिन ये नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है इसका, ये क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, एक मैं इसी संदर्भ में आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। एज यू नो दैट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ही वाज इन USA फ्यू वीक्स अगो। वहाँ पर वन मीडिया पर्सन आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, saying कि भाई इंडिया में एक भावना चल रही है, एक चिंता हो रही है कि इंडिया के लोग जो खास करके मिनॉरिटीज हैं वो सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में जब प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑल पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजियस faiths and castes etc. they are all very happy. There is no question of any discrimination against anybody religion. इसके बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो बड़ा स्पष्ट है जी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की वहाँ जो उन्होंने ये जो बयान दिया है, जब कह रहे हैं कि वहाँ कोई किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग खुश हैं, तो ये बड़ा उनका एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई है, प्रेस को उन्होंने दिया है उसको। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो सबको पता है, इससे छुपी हुई है। अभी लेटेस्ट आप ले लीजिए मणिपुर। अब मणिपुर में जो क्रिश्चियन लोग हैं, कुकी जो है दे आर क्रिश्चियंस, और जो मैती जो है वो हिंदू हैं। वहाँ पे हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन चला हुआ है। कहते हैं कि उसमें कितने मोर देन 100 चर्चेज जो है दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ये किस तरह का हमारी समरसता है? क्यों है टेंशन बनी हुई है जी? कहाँ लोग जहाँ तक कहते हो कहाँ पीपल आर वेरी हैप्पी। आप दिखाइए पीपल, पॉवर्टी इंडेक्स लीजिए इंडिया का, किधर गए?
इसी से एक और सवाल पैदा हाँ। होता है जब हम वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट ऑल पीपल आर इक्वल। Yeah. संविधान तो कहता है कि सारे लोग बराबर हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर जब आप देखते हैं वो ऐसा नहीं। इसके लिए ना फिर वही बात है, जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का इशू आएगा यू हैव टू गो बैक टू द डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है और एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या। बाबा साहब ने 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था, ड्राफ्ट तो पहले तैयार हो गया था, ड्राफ्ट तैयार होके 8 महीने ये पब्लिक में रहा पूरे कंट्री में लोगों के व्यूज़ के लिए। फॉर व्यूज। उसके बाद जब वहाँ से व्यूज़ उनके लेके इन्होंने एक ड्राफ्ट में जो चेंजेस करनी थी फिर वो प्रेजेंट किया जाता है फॉर क्लॉज वाइज डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब एक स्पीच देते हैं। बाबा साहब ने 3 स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। एक 17 दिसंबर को दी थी, 17 दिसंबर 1946 को पहली स्पीच हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, वो स्पीच इसलिए देनी पड़ी उनको क्योंकि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अभी मीटिंग शुरू होती है, उसमें एक प्रस्ताव आ जाता है कि जिन्हें अभी इसको मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि अभी इसमें जो मुस्लिम लीग है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला हम इसमें नहीं आएंगे। तो वो एक MR जयाकर करके थे, हमारे इसके बड़े अच्छे वो भी विद्वान थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने वो प्रपोजल दी तो लेकिन वो कांग्रेस ने एकदम रिजेक्ट कर दी कि नहीं 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 नहीं, बिना उसके चलेगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलेगी। लेकिन हंगामा हो गया। तो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर का उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट होनी थी बहुत, उसके 25-30 लोगों के बाद नंबर था। देन ही इमीडिएटली इनवाइटेड डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर अब ये क्या हो गया, ये इन्होंने इसमें अमेंडमेंट मूव कर दी है रेजोल्यूशन में कि भाई इसको अभी पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, शुड द मीटिंग कंटिन्यू। डॉक्टर अंबेडकर देन ही सेड कि लुक, जब तो प्रोफेसर जयाकर, डॉक्टर जयाकर ने जब वो अमेंडमेंट लाए थे तब तो उनको ही वाज हूटेड डाउन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस पीपल, यू नो, दो ही वाज ए कांग्रेसमैन या ही वाज प्रो कांग्रेस। लेकिन जब अंबेडकर उठते हैं 17 दिसंबर को और स्पीच देते हैं, उसमें स्पीच का जिस्ट ये है कि इस समय आप लोगों को देश का सोचना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए बना है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास, सेक्शन या किसी एक फेथ के लिए नहीं है। इस समय जैसे कि हमारे पहले बहुत मतभेद रहे हैं, हमारे अलग अलग थे, व्यूज थे, मैं भी आप लोगों के खिलाफ खड़ा होता था, बहुत बोला हूँ मैं भी, लेकिन इस समय हमें मतभेद भूलने की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने बहुत कुछ कहा, आपने मुस्लिम लीग के अगेंस्ट बहुत कुछ कहा, मैंने बहुत कुछ कहा, मैं भी आपके खिलाफ खड़ा रहता था, लेकिन अब नहीं। अब ये है, हम देश का सोच रहे हैं सारे। इसलिए जब तक देश के पूरे रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं आते हैं तो हमें आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। द मुस्लिम इज ए मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अपार्ट फ्रॉम द हिंदूज। अगर वो ही नहीं इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन अब किस लिए बनाएंगे भाई। अब वो कहते हैं ये नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडिया, वन पीपल। अब हम उस आज़ादी की, बड़ी मुश्किल से हमें जो आज़ादी मिल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसको बचाना है हमें, तभी बचाएंगे जब सब हम इकट्ठे होकर चलेंगे। तो लेट अस पोस्टपोन इट, वो पोस्टपोन की। तो मैं जो दूसरी जो बात कर रहा था, जब ये 4 नवंबर 1948 को दूसरी डिबेट होती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन के क्लास वाइज जाता है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देख रहे हैं बहुत मेहनत करके बनाया गया है, अच्छा है, चलेगा, वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ऐसे अच्छे बुरे की पहचान क्या है। इसके चाहे कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी अच्छा नहीं चलेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ त्रुटियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, लेकिन उसको चलाने वाले लोग जो हैं वो अच्छे हैं, नेक हैं, उनके नेक दिली है, वो साफ दिल वाले हैं, तो वो त्रुटियों को वो दूर कर लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होकर चलेगा। अब ये जो हमारे देश में अभी जो हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है तो हो कुछ रहा है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाला कौन है? पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस। तो डॉक्टर साहब की वो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली इसके ऊपर फिट हो रही है, बिल्कुल लागू हो रही है। अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में जैसे कि आपने कहा कि आर्टिकल 25 से 29 रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, उसको मानने की बात करते हैं कि कोई भी जो जितने भी लोग हैं अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में देयर इज ए सेइंग दैट भाई रिलीजन इज ए पर्सनल थिंग, रिलीजन इज पर्सनल थिंग, पर्सनल इन नेचर। लेकिन काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से रिलीजन का इतना हमारी राजनीति में इसका इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका
ओपन रिलीजियस एजेंडा है, खास करके इलेक्शंस में, इलेक्शन के दिनों में जब चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, और वो खुलेआम रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप अपनी जो डिस्कोर्स हैं, भाषण है या एक्टिविटीज़ हैं, उसमें रिलीजन का मिसयूज नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे नेता लोग जो हैं रिलीजियस प्लेसेस पर भी जाते हैं। ये जो एजेंडा है ये हमारे अल्टीमेटली इलेक्शन जो रिजल्ट आते हैं, आउटपुट आता है, उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो ये संविधान कुछ और कहता है, प्रैक्टिकली हमारी राजनीति कुछ और करती है। ये बड़ी विडंबना मैं कहूँगा इसको कि रिलीजन इज ए इंडिविजुअल्स पर्सनल मैटर। बिल्कुल ये ठीक है। इसमें बाबा साहब को जब रिलीजन के बारे में कहा गया था, बाबा साहब की बात जरूर आ गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का है ही उनका बनाया। हाँ। वो तो बार बार यही कई लोग तो कह रहे हैं बाबा साहब का कोई रोल ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आप देखें, पढ़िए उसको, डिबेट्स पढ़िए उसकी सीएडी की कैसे। हाँ। मैंने अभी आपको बताया ना, कोई डिसीजन दिया था कि बाबा साहब वर्ड विल बी फाइनल ऑन एवरी क्लास, ऑन एवरी सेंटेंस। तो वहाँ जाना पड़ता है उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन, जो मेरी कॉन्सेप्ट है रिलीजन की, मेरी रिलीजन होना चाहिए ज़रूरी है, लेकिन मेरी रिलीजन की कॉन्सेप्ट ये है, द सेंटर ऑफ द रिलीजन इज द पीपल, इज द इंडिविजुअल। रिलीजन लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है, लोगों के ही इंटरेस्ट के लिए है। दैट इज डेमोक्रेसी आल्सो लाइक दिस। तो मेरी रिलीजन की वो कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ जो रिलीजन है ये फेथ है, एक क्रीड है, अपने अपने मान रहे हैं। एक हिंदू कह रहा है कि मेरा धर्म ये है, मुस्लिम, ईसाई उनके अपने अपने, सिख इनका अपना अपना, अपने अपने ये अलग अलग कर। अब उसमें क्या है कि ये जब फेथ की बात आ जाती है तो पीपल आर ग्लूड टू देयर फेथ। अब पॉलिटिकल लीडर्स कौन है, दे बिलोंग टू सम और द अदर फेथ। लेकिन जब वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है, तब उनके दो रोल हैं मेरे हिसाब से। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रोल जो है वो सेकुलर रोल है। यू आर सपोज टू बी सेकुलर, योर thoughts are supposed to be secular, your action are supposed to be secular, and your decision are supposed to be secular. Religious places पे आप जा रहे हो, during your being constitution, क्या वो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरा उसमें पर्सनल है, उसमें नहीं। आप जब अपने व्यक्तिगत अपना फेथ है, आप जाइए उसमें, लेकिन नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी करके जाइए आप कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और उसमें नेचुरली मैसेज अलग जाता है। फिर अगर एक लेट अस से एक पर्टिकुलर रिलीजन का लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, वो किसी अपने उसके लीडर जो उनका कोई भी है, धर्मस्थल है, वहाँ पे जाता है, तो इट गिव्स ए मैसेज टू द पीपल। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन वो ये तो कहता नहीं वी आर सेकुलर, हमारी स्पिरिट के वी आर ऑल भगवान। हम एक लीडर अपने हवाई जहाज में कहाँ से यहाँ से बैठ के कहीं चला गया, हवाई जहाज किसका, उसका पर्सनल थोड़ी है। उसके ऊपर जितना ताम जहाँ हुआ खर्चा हुआ पब्लिक फंड है ना, पब्लिक फंड है। तो पब्लिक फंड जो भी है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा। Whether political parties should use religion as their agenda for winning elections in politics? अब इसको देखिए, अपने अपने व्यूज़ हैं। मेरे हिसाब से ये है, अब इलेक्शन किस लिए हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में जाना है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है, आपने उसमें जाना है, क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना है वहाँ पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको ये कह रहा है कि दिस कंट्री सेकुलर कंट्री। लेकिन आपका जो एजेंडा है, जो आपका जो मैनिफेस्टो में, अगर मान लो आप कह रहे हो कि मैं ये एक धर्म का मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगा, इट्स बेसिकली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इज द डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ द सेकुलर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर वहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन को शुड रेज ऑब्जेक्शन टू दैट। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए उनको कि नहीं, ये आपका मैनिफेस्टो में अगर ये है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट तो जाता है, ये इसको करना चाहिए। और फिर दूसरी बात, अब अगर वो भी अगर नहीं करता है तो फिर क्या चारा क्या रह गया? लोग तो फिर वो लोग भी इधर बटे हुए, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर अपनी जगह रह गया, ये लोग अलग कर रहे थे, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। इसको कौन रोकेगा? फिर कोर्ट रोकेगी, सुप्रीम कोर्ट रोकेगी। अब मामले सुप्रीम कोर्ट में देख लो आप कितने पड़े हुए हैं, यही पड़े हैं, मंदिरों के, मस्जिद के मामले जा रहे हैं उनके पास। नहीं, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में ये डिसाइड नहीं हो सकता, कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है इन चीज़ों। तो लेकिन ये वायोलेशन मेरे हिसाब से तो
हो रही है, जो सेकुलरिज्म की जो स्पिरिट है ये वायलेट होती है। इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाले हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं, अगर वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो मेरा अपना ये व्यक्तिगत मेरा अपना है कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुमार साहब, फिर एक इक्वलिटी के बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि संविधान कहता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, बट योर रिलीजन सेज दैट ऑल पीपल आर नॉट इक्वल। सो हाउ डू रिकंसाइल दिस सिचुएशन? अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले बहुत कुछ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसे नहीं बना है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है कैसे बना, ये इक्वलिटी क्यों आई बार बार इसके बीच। क्योंकि बाकी सारी दुनिया के जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो समस्या नहीं थी जो हमारे कंट्री में है। हमारे कंट्री में जैसे मल्टी रेशियल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस लोग हैं, और फिर इसका वो जो विद इन द सोशल लॉट ऑफ सोशल डिनोमिनेशंस, कास्ट, कलर, क्रीड, ऐसा बहुत कुछ था। बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। उसको जब देखते हैं ना, अब उसमें जाइए, फिर डॉक्टर अम्बेडकर के पास ही हमें जाना पड़ता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू लिटरेचर है, स्क्रिप्चर्स जिनको हम कहते हैं, उनका उन्होंने 15 साल तक अध्ययन कि ये हमारी इनइक्वलिटी क्यों है, यहाँ पे इनइक्वलिटी क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, ये लोगों को आपस में ये क्लास क्यों, ये वर्ण व्यवस्था कैसे बन गई, ये सारा 15 साल तक अध्ययन करने के बाद तब उन्होंने कहा कि सारी जो इसकी जड़ है ना, वो हमारे ये स्क्रिप्चर्स हैं, इनके अंदर है, जो एक वर्ण व्यवस्था बनी है, वेदों में है वर्ण व्यवस्था। तो वो उनको लेकर फिर जब सारा उन्होंने एक लिखा था फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म की किताब है, और फिर हिंदू सोशल ऑर्डर एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर वो लिखा। फिर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म वो एक किताब लिखते हैं वो, बिल्कुल है। फिर वो हु वर द शूद्रास वो लिखते हैं, हु वर द अनटचेबल्स वो लिखते हैं, फिर द चिल्ड्रन ऑफ घेटोस, सारा इतना वो ध्यान करके वो लिखते हैं। उसमें उनका इसेंस अल्टीमेट ये है, इनइक्वालिटी दाई नेम इज हिंदुइज्म, इनइक्वालिटी इज द सोल ऑफ हिंदुइज्म। अगर ये उनका निष्कर्ष है सब अध्ययन करने के बाद, और आप भी हम भी आप पढ़े लिखे हैं, आप इन किताबों को जो बाबा साहब जिनका जिक्र करते हैं उनका रेफरेंस देते हैं, आप उठा के देख लीजिए। मैंने खुद देखी हैं, वेद मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे वेद मेरे पास हैं, सारे उपनिषद मेरे पास हैं, सारे पुराण मेरे पास हैं, रामायण, महाभारत, गीता, सबका अध्ययन मैंने किया है। खास करके वो बाबा साहब जहाँ जहाँ रेफरेंस देते थे मैं उनको किताब के साथ मिला के देख, बिल्कुल ठीक है कहा उन्होंने, इनइक्वालिटी है उसमें। और हिंदू क्या है, वो धर्म को मानने वाले हैं। धर्म कौन सा है, वो किताबों में ये लिखा। अगर किताबों में ये अगर इनइक्वालिटी है तो आपको प्रैक्टिकली इनइक्वालिटी होगी। तो इसका समाधान क्या है, कैसे खत्म होगी ये? तो मैं ये शायद जो संविधान बनाया हाँ, हमारे देश को चलाने के लिए, मैं ये मानता हूँ ये जो समस्याएं थी, जो दिक्कतें थी इस समाज को चलाने के लिए जो आती थी सामने, संविधान में इक्वलिटी का प्रिंसिपल दे करके उन्होंने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। एग्जैक्टली। लेकिन वो फिर भी जैसा कि एक वर्ड और भी बीच में आता है, फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग, समुदायों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, उनमें फिर भी वो जो समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लव होना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग। वो नहीं। और जो एक डिस्कॉर्ड होता है, एक अनरेस्ट होती है, वो दैट कंटिन्यूज इन द कंट्री। देन हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू हैंडल दीज इशूज? मैं वही जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए आपके जो प्रियम्बल से लेके आगे पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इसी के आधार पे ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट फिर वही बात होगी, द पीपल बिलोंग टू वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स। वो कैसे होगा? हाँ। उसका भी बाबा साहब एक समाधान देते हैं। ये सेट के जब बाबा साहब इसके बारे में विचार कर रहे थे, पहली बात तो उनकी एक स्टेटमेंट है, बड़ी लोगों को नहीं याद होगा, लेकिन बड़ी वो बहुत ही स्टीक उनकी स्टेटमेंट है वो, हिंदुइज्म इज इनिमिकल टू इक्वालिटी, समानता का शत्रु है ये, इट इज एंटागोनिस्टिक टू लिबर्टी, एंड इट इज अपोज्ड टू फ्रेटर्निटी। ये स्टेटमेंट है। वो तो धर्म उसमें लिखा ही हुआ है, उसमें लिखा बाबा साहब, वो तो बेसिस ही उसका इनइक्वालिटी है। इसको चेंज करके बाबा साहब कहते हैं, मेरे को पूछते हैं, माई फिलॉसफी इज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, माई रिलीजन इज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंड माई सोसाइटी इज द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और यही स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आ गया, वो फिलॉसफी
बाबा साहब की इसमें आ गई, पूरी की पूरी फिलॉसफी इसमें आ गई। अब इस फिलॉसफी को लागू कौन करेगा? ये लोग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिनके हाथ में है। अब जब तक इनमें वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट नहीं आती है, तब तक ये मेरा ख्याल ये स्ट्रगल है, ये चलेगा। ये सूनर और लेटर होगा इसके ऊपर, आज नहीं तो कल, लेकिन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बहुत कुछ सुधार हुआ है, वो भी बहुत रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत कुछ इक्वलिटी के रास्ते पर चलने का देश ने प्रयास किया प्रयास भी है, किया लोगों है, ने वो- प्रयास वो भी किया रहा है। है। लेकिन फिर भी जिसको बोलते हैं द काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड, हाँ, आप दैट इज स्टिल नहीं हो रहा है। आपको शायद याद होगा जब बाबा साहब ने वो एक किताब लिखी थी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। हाँ जी, उसमें बड़ा जब लिखते हैं कि सब उनका ये था कि आप समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इनको कह रहे थे जो जिनको हम कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उनको वो कह रहे थे, हिंदू सुधारकों को भी कह रहे थे, आप समाज को, देश को किधर ले जाना चाहते हैं? आप अपनी किताबों को देखिए, खुल अपने, बी ओपन माइंडेड। आप ही देखो, किसी ने यहाँ रहना नहीं, एवरीबॉडी हैज टू डाई सूनर और लेटर। क्यों? व्हाई कांट वी लिव टुगेदर एज वन ग्रुप, एज वन नेशन, वन पीपल? सबके लिए, हम एक दूसरे के लिए सारे लोग रहें, ऐसा क्यों नहीं करते? फिर किसी की जिनकी जो प्रॉब्लम सारी ना आपके स्क्रिप्चर्स में है, तो क्या करेंगे? बाबा साहब कहते थे, उन्होंने उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है, द स्क्रिप्चर शुड बी डायनामाइटेड। अब देखिए वर्ड डायनामाइट, डायनामाइट का मतलब किसको? उड़ा दीजिए। लेकिन उसको बाद में वो स्पष्ट करते हैं। मेरा डायनामाइट करने का मतलब क्या है? मेरा डायनामाइट का मतलब है अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो और देखो ये कि ये जो कुछ लिखा है आज, पुराने जमाने में जो चीजें होंगी उस समय, एक आप खोल के देखो इसको। इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। इसको चेंज करिए, आप बदलना पड़ेगा, आप तब जाके आगे जाए कहीं हम प्रिंसिपल लेके आएंगे। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए हैं और ये जो माइंड सेट है ये चेंज करना है। ये कैसे होगा? इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आज नहीं होगा लेकिन होगा, स्टार्ट हो गया है, हो गया। बाबा साहब कहते हैं इसका एक सबसे आसान फार्मूला जो बाबा साहब ने दिया, इंटर मैरिजेस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंटरकास्ट मैरिजेस करिए, इंटर डाइनिंग करिए, ये ज़रूरी है। जब आपके ये इंटरकास्ट मैरिज वगैरह बाबा से लिखा हुआ है, बड़ा ये क्लियर लिखा हुआ है, आप करिए। आपको पता है बाबा साहब का भी जो मैरिज थी उसमें भी थे और भी। क्यों? जब इस तरह की भावना होगी फिर कोई छोटे मोटे की बात ही नहीं रहेगी। और ये इतने डिस्ट्रिक्शन है कास्ट कलर वाले, ये ख़त्म हो जाएंगे वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, कोई ब्राह्मण से, वैसे भी हमारे तो जो पुराना इतिहास है उसमें मिलता ही है सारे। अब के लोगों की आपस में शादियाँ तो नहीं होती थी लेकिन रिलेशन तो बनते थे, सबके होते थे इस तरह तक। तो ये चीज़ है, माइंड सेट को चेंज करने वाली बात है, होगा, धीरे धीरे होगा। कुमार साहब, आप हमारे साथ आज बातचीत किया, अपने बहुत मूल्य अपने विचार पेश किए, और इस सारी चर्चा से ये पता चलता है कि अगर हमारा देश कानून के मुताबिक चले, संविधान के मुताबिक चले, और ये सारे जो लोग हैं वो सारे एजुकेटेड हों और एजुकेशन का प्रचार हो और प्रसार हो और लोग अच्छे ढंग से काम करें, और साथ में जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो देश का, उससे मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ों का अगर समेल हो तो हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान करने में हम सफल होंगे। आपने हमारी चर्चा में शामिल हुए, हमारे साथ आए, हमारे पास आए, आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ओंकार जी, धन्यवाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आए, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है। इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। यहाँ देश हमारा है, अभी हमें इसको, देश को और आगे लेके जाना है। जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सबको पता है, लेकिन उनका समाधान तभी होगा जब संविधान के अनुरूप सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू होंगी और लोग उसके अनुसार काम करेंगे। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी उसके अनुसार होगी। तो आप इस तरह से जो चर्चाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे भी उम्मीद है मुझे करते रहेंगे, बल्कि ये होना चाहिए, बड़े भी बृहद स्तर पे होना चाहिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया कि हम आपसे बैठ के इस तरह की चर्चाएं कर सके, जिससे हमारे लोगों का, हमारे देश का जो भविष्य है, हम समझते कि वहाँ पहुँच जाए जहाँ बाबा साहब ले जाना चाहते थे, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ले जाना चाहता था, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल हमें ले जाना चाहती है। हम सब लोग एक हैं। दिस इज वन कंट्री, इज द वन नेशन ऑफ वन पीपल। यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही हमारी गुरबाणी भी यही कहती है, और हमारे जो गुरु हुए हैं, जो हमारे जितने भी ज्ञानी ध्यानी सब लोग हुए हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम
एक होकर आगे चलें। एक रूप से सब जग उपजया कौन भले को मंदे, वो वाली बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार मैं खुद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हमने चर्चा किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।